नमस्कार सर। हम मैं कमलेश जाटवलिया आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो हम पढ़ रहे हैं जो कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल पाठ्य पुस्तक चलती है उसमें हम 2 पाठ देख चुके हैं और आज हम पाठ तीसरा जल संसाधन देख रहे हैं। और हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सिलेबस तय किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप जब पेपर दोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे वीडियो से आपको कितनी मदद मिली है, और हमें उम्मीद है कि 90% इस वीडियो से आपको सहायता मिलेगी। बाकी 10% आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको 100% सहायता मिलेगी, पूरी की पूरी, ऐसी पूरी उम्मीद है। हम पूरे पाठ का अध्ययन करके जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसके आंसर भी साथ साथ देख रहे हैं, तो आप साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे। और ये जो पुस्तक है ये एनसीईआरटी के द्वारा चलाई गई है, या एनसीईआरटी की जो पुस्तक चलती है वही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी कक्षा 10 में चल रही है। तो जो विद्यार्थी एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो आजकल जो स्कूल में कक्षा 10 है, 11 है, 12 है, कक्षा 9 है, इनके लिए जो पाठ्य पुस्तकें चलती है उन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। चाहे वह रीट हो या चाहे टीचर्स की कोई भी एग्जाम हो या आरएस जैसी एग्जाम है, उसमें भी इन एग्जाम से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपका पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाता है, तो आपको आगे ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो और बोर्ड परीक्षा के लिए तो खैर ये वीडियो है ही, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पाठ नंबर 3 जल संसाधन देखेंगे, जो कि 4 नंबर का यहाँ है। तो हम सीधा तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे हम पाठ नंबर 3 से। तो हमारा है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा है। जो भारत में जो बड़े बड़े बांध बनाए गए उनको, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उन बांधों के बारे में क्या कहा है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो उन्होंने जो बड़े बड़े बांध बनाए गए उन्होंने कहा है आधुनिक भारत के मंदिर। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। या इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि बताइए भारत के बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है। समझ रहे हैं आप, आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर। दूसरा क्वेश्चन है बाढ़ रोकने का मुख्य उपाय है। बाढ़ रोकने का मुख्य उपाय क्या है बताइए। तो जो भी ज्यादातर बांध बनाए जाते हैं उनका एक उद्देश्य तो खैर जल की उपलब्धता होता ही है, लेकिन एक उद्देश्य और होता है, उनका होता है बाढ़ को रोकना। तो ध्यान रखना, बाढ़ रोकने का मुख्य उपाय है बांधों का निर्माण। बांधों का क्या करना, क्योंकि अगर नदी बह रही तो अगर उस पर बांध करो, उसका जो बहाव है, तेज बहाव है, उसको रोकने में आपको मदद मिल सकती है। उसके अतिरिक्त पानी को आप उपयोग भी कर सकते हैं, और उस अतिरिक्त पानी को रोक के आप नदी के बाढ़ पे आप जो क्या है रोक भी सकते हैं नदी के बाढ़ को। तो बाढ़ रोकने का मुख्य उपाय बांधों का क्या करना है, निर्माण करना भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। बहुउद्देशीय, बहु का मतलब जैसे कि यहाँ बहु का मतलब ज्यादा, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य एक से ज्यादा होते हैं, या ज्यादा उद्देश्य जिन परियोजना के होते हैं उनको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो अनेक उद्देश्यों के लिए बनाई गई जो बांध है उनको कौन सी परियोजनाएं कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो ध्यान रखना, अनेक उद्देश्यों के लिए जिन बांधों का निर्माण किया जाता है उन परियोजनाओं को हम कौन सी परियोजनाएं बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बोलिए साथ साथ में कि अनेक उद्देश्यों के लिए बनाए गए बांध या ऐसी परियोजनाएं कौन सी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं।
बाढ़ रोकने का मुख्य उपाय बांधों का निर्माण करना, और आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? बताइए आप। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सरदार सरोवर परियोजना। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, सरदार सरोवर परियोजना। यह गुजरात राज्य में जो है नर्मदा नदी पे चलाई गई एक प्रमुख परियोजना है। तो ये क्वेश्चन हमें से पूछ रहा है कि कितने राज्यों की सम्मिलित, कितने राज्य, इसमें कितने राज्य शामिल किए गए? तो एक तो गुजरात में तो सामान्य सी बात है, गुजरात तो होगा ही होगा, तो यहाँ एक गुजरात तो आ ही गया। तो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान पड़ोसी राज्य है, तो राजस्थान भी इससे लाभान्वित होता है, मध्य प्रदेश भी इससे लाभान्वित होता है, और महाराष्ट्र भी इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो नर्मदा, ये जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, उससे कितने राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? 4 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। एक तो गुजरात में तो ये परियोजना है ही, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ये 4 राज्यों में ये परियोजना सम्मिलित है, इन 4 राज्य। तो ध्यान रखना है, 4 अपना आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे। कौन सी नदी पे? ये पूछा जा सकता है, नर्मदा नदी पे। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है, बांध क्या है? तो बताइए बांध क्या है? बांध क्या है? बांध नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, देखे भी होगे आपने बांध। तो आपने देखा होगा कि जो बहता जल है उसको रोक के जो बनाए जाते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो बांध क्या है? तो बांध जल संरक्षण और प्रबंधन के क्या है? साधन है। सीधी सी बात है। अगर कोई बांध हम क्यों बनाते हैं? या तो नदी की बाढ़ को कम करने के लिए, या उस पर नियंत्रण के लिए, या फिर आसपास के क्षेत्रों में पेयजल या सिंचाई या मछली पालन उद्देश्य हो सकते हैं ज्यादा। तो मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है या जल का प्रबंधन करना है। तो बांध क्या है? जल संरक्षण और प्रबंधन का क्या है? साधन है। तो ठीक है, याद रह जाएगा, सिंपल सी बात है, जल संरक्षण और प्रबंधन का साधन है बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में जल संरक्षण के कोई 4 स्रोत लिखिए। ये हम जल को कैसे बचा सकते हैं, उनके आपको 4 स्रोत यानी कि साधन बताने हैं कि किन किन माध्यमों से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। जैसे खड़ीन है, जोहड़ है, टाके हैं, टोबा है। ये प्रचलित विधियां है हमारी जल संरक्षण करने की। ये प्रचलित क्या है? विधियां है। खड़ीन है, जोहड़ है, टाका है और टोबा है। ये ध्यान रखना आपको। वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए ये सब हमारी प्रचलित क्या है? विधियां है या स्रोत है। तो आपको राजस्थान में जल संरक्षण के स्रोत बताने हैं, तो क्या क्या बताओगे? खड़ीन, जोहड़, टाका और टोबा। ठीक है, ये राजस्थान में क्या है? जल संरक्षण के स्रोत है। इनके द्वारा जल संरक्षण किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि बांस ड्रिप प्रणाली क्या है? बांस ड्रिप, ध्यान रखना, बांस ड्रिप, ड्रिप का मतलब तो बूंद बूंद होता ही है। तो ध्यान रखना, मेघालय राज्य में नदियों और झरनों के पानी को, कहा? मेघालय राज्य में नदियों और झरनों के पानी को एकत्रित करने की जो प्राचीन प्रणाली है, मेघालय राज्य में नदियों और झरनों के पानी को एकत्रित करने की जो प्राचीन प्रणाली है, वही क्या है? बांस ड्रिप प्रणाली। तो याद रह जाएगा, बांस ड्रिप प्रणाली। इसमें क्या होगा कि बांस के माध्यम से पानी का संरक्षण किया जाता है, जो कि कहाँ किया जाता है? मेघालय में, मुख्य रूप से मेघालय में किया जाता है। इसको ही हम बांस ड्रिप प्रणाली कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बांस ड्रिप प्रणाली में? तो अगर पूछा जाए कि बताइए बांस ड्रिप प्रणाली मुख्य रूप से कहां प्रचलित है, तो अपना आंसर एक तो मेघालय हो ही जाएगा। और दूसरा, यह नदी है या झरना है, उसके पानी को एकत्रित करने की एक प्राचीन प्रणाली है, जैसे अभी हमने राजस्थान में देखा था, टाका, टोबा, खड़ीन वगैरह। तो ये मेघालय राज्य में प्रचलित प्राचीन प्रणाली है, बांस ड्रिप प्रणाली। अब हम देखते हैं टाका क्या है। टाका अभी हमने देखा था, ये जल संरक्षण का एक स्रोत है, राजस्थान में जल संरक्षण का एक स्रोत है, यह प्रणाली है टाका। तो पश्चिमी राजस्थान, खास करके राजस्थान में भी कौन सा? पश्चिमी राजस्थान, जो रेगिस्तानी वाला जो इलाका है, जैसलमेर, बाड़मेर वाला इलाका है, वहां पर वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए
घरों में बनाया गया भूमिगत क्या है? टैंक है, ध्यान रखना। घरों में बनाया गया भूमिगत क्या है? टैंक है। उसी को हम क्या कहते हैं? टांका। ठीक है, तो टांका क्या है? जैसे मान लो बारिश का पानी बरसेगा तो नाली के माध्यम से या किसी के माध्यम से आके उस टांके में इकट्ठा हो जाएगा और उसका बाद में हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। खास करके ये तकनीक पश्चिमी राजस्थान में अपनाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा रहती है कम, तो इसलिए वहां पानी की समस्या ज्यादा रहती है। तो पानी की समस्या को निजात पाने के लिए वहां वर्षा जल का संग्रहण करना आवश्यक है, और वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए यह पद्धति खास करके पश्चिमी राजस्थान में अपनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं टांका, जो कि एक भूमिगत क्या है? भूमिगत का मतलब होता है जो जमीन के अंदर बनाया जाता है ना, जैसे जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जो बनाया जाता है भूमिगत, क्योंकि बारिश का पानी ऐसे ऊपर टंकी में तो चढ़ेगा नहीं, वो आके इकट्ठा कहीं ना कहीं गड्ढे में होगा, तो आप नीचे भूमिगत एक टैंक बना दीजिए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा उसमें हो जाएगा। इकट्ठा होगा तो काफी दिनों तक वो आप यूज में ले सकते हैं, क्योंकि पानी बाद में शुद्ध भी हो जाता है थोड़ा। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को संग्रहित करने की एक विधि है टांका। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? क्योंकि ये विवाद आजकल आते रहते हैं, ऐसे विवाद आप जब कभी समाचार पत्रों में भी देखते होंगे कहीं ना कहीं। तो नदी जल बंटवारे के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वही क्या है? अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होगा, इसको लेके, नदी जल के बंटवारे को लेके, जैसे चलता रहता है कि कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, या आंध्र प्रदेश है, केरल है, इनके बीच अगर कोई नदी मान लो एक राज्य से होकर दूसरे राज्य में गुजर रही है, तो हो सकता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच उस जल को लेके झगड़ा हो जाए कि हमारे यहाँ हम ज्यादा यूज लेंगे नदी का, तुम यहाँ कम लोगे, या तुम ज्यादा ले रहे हो, हमारे तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। ये जो विवाद आते हैं हम इनको अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद भी हो सकते हैं, जैसे कि सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच जो अगर विवाद हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है, ये अंतर्राज्यीय है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद है उसको हम कौन सा विवाद कहेंगे? अंतर्राज्यीय जल विवाद कहेंगे। अब एक और अपने साथ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ठीक से नोट कर लेना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा आपको पता है एक नदी है, नर्मदा क्या है? नदी है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब एनजीओ है, जो कि गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बने कौन सा बांध, अभी मैंने बताया था कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद है, ध्यान रखना है। तो नर्मदा नदी पे एक बांध बनाया जा रहा है, जो अभी हमने देखा था, कौन सा बांध बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है, और इस बांध को बनाने के खिलाफ वहां के स्थानीय लोग या फिर मुख्य रूप से ये जो संगठन है, एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सक्रिय है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप इतना बड़ा बांध बनाओगे तो आसपास के जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, वहां का जो पर्यावरण है, वहां के पेड़ पौधे वो जलमग्न हो जाएंगे, वहां की पारिस्थितिकी नष्ट हो जाएगी, तो ऐसे में तो पूरा आसपास का जनजीवन खतरे में पड़ जाएगा, ये इनका मानना है। तो ये नर्मदा को बचाने के लिए एक आंदोलन है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि नाम से आपको लग जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन गैर सरकारी संगठन, जो ये ध्यान रखना गुजरात राज्य में, और नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जाता है सरदार सरोवर बांध, उसके विरोध में ये आंदोलन है, ठीक है। तो क्या हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन? कि नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध के विरोध में एक चलाया जाने वाला, एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, आगे हम देखते हैं, सतलज व्यास नदी पर जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ये बताइए आप, सतलज नदी पे ये बता रहा है कि सतलज, दो नदियां हैं, एक सतलज नदी और व्यास नदी पे कौन से जल विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो बताइए। उत्तर आ जाएगा अपना भाखड़ा नांगल, ध्यान रखना,
भाखड़ा नांगल परियोजना है, यह जल विद्युत और सिंचाई के उद्देश्य से सतलज और व्यास नदी पे बनाई गई है। पंजाब में, हिमाचल प्रदेश और कुछ पंजाब में ही है मुख्य रूप से। तो देखे तो ध्यान रखना है, सतलज और व्यास नदी पर जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना। अगर आपको ऐसा पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी में है, तो क्या बताओगे? सतलज और व्यास नदी। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज और व्यास नदी पे है और जल विद्युत और सिंचाई की उद्देश्यों को लेकर ये योजना बनाई गई है पंजाब में। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना। ये ध्यान रखना, टिहरी बांध परियोजना कौन से तो राज्य और कौन सी नदी पर स्थित है? बताइए। तो ध्यान रखना, यह जो है उत्तराखंड में तो है, और कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी। बाद में भागीरथी नदी बाद में गंगा का रूप लेती है। तो ध्यान रखना है, टिहरी बांध परियोजना कौन से राज्य और कौन सी नदी पे स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, और कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। याद रह जाएगा। तो टिहरी बांध परियोजना कहां पर है? उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। ठीक है, आगे चले। ये आपको याद हो रहे कि नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना मैं समझा सकता हूं आपको, जितना सरल कर सकता हूं आंसर को, उतना सरल करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा जहां तक हो सके। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, बाकी आप अगर किताब में देखोगे तो आपको इसका आंसर ठीक से आसानी से मिल जाएगा। बस आपको मैं आपको हल्का हल्का ऊपर से बता देता हूं। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर टिप्पणी लिखी। तो अपन ने अभी देखा था बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं जिनके उद्देश्य एक से अधिक या अनेक उद्देश्य होते हैं, उन परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो नदी जल द्वारा उत्पन्न बाढ़ एवं नदी के पानी का उचित उपयोग करने के लिए विभिन्न नदियों पर बांध बनाकर परियोजनाएं शुरू की गई है। इन परियोजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं जैसे जल विद्युत उद्देश्य हो सकता है, सिंचाई हो सकता है, पेयजल हो सकता है, मछली पालन हो सकता है। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में है, हीराकुंड ये उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना हो गई, दामोदर घाटी परियोजना हो गई, चंबल परियोजना हो गई, और माही ये राजस्थान में है, और ये भी राजस्थान में है। ये आपको बताना है। इसमें बहुउद्देशीय नदी परियोजना पर आपको एक छोटी सी टिप्पणी कमेंट लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? पहले तो आप बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बारे में बताओगे, दूसरा ये बताओगे कि इनके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे बिजली उत्पादन हो सकता है, सिंचाई हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, पर्यटन भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े बांध देखने के लिए जाते हैं लोग। पर्यटन भी हो सकता है, मछली उत्पादन तो है ही, और पेयजल हो सकता है, पीने का तो है ही, सिंचाई के लिए भी है ही, विद्युत जल विद्युत उत्पादन होता ही। तो ये प्रमुख उद्देश्य है। और फिर उद्देश्य बताने के बाद आप ये भी लिखोगे कौन कौन सी परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना है, अभी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, चंबल परियोजना है, माही परियोजना है। ऐसी बहुत सारी परियोजना के आप नाम लिख के, आपको जितने शब्दों में पूछ रहा है उतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिखोगे, फिर प्रमुख उनके उद्देश्य लिखोगे, और फिर प्रमुख परियोजनाओं के नाम लिखे आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये तो सिंपल सी बात है, राजस्थान में नहीं बल्कि कहीं भी देख लो आप, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? हो सकता है कि सिंचाई के लिए आवश्यक हो, पेयजल के लिए आवश्यक हो, जहां बारिश कम होती है वहां सिंचाई या पीने के काम में। जैसे अभी हमने देखा था टांका है, वो भूमिगत टैंक है, वो जल संरक्षण की एक प्राचीन विधि है राजस्थान में। तो पूछ रहे राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण आवश्यक क्यों है? तो राजस्थान का आधे से ज्यादा भाग तो क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसका मतलब वहां वर्षा क्या होती है? कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम है। और भूमिगत जल भी अत्यधिक गहरा है, मतलब जमीन से जल काफी गहरा है, 800 फीट है, 900 फीट है, या निकलता ही नहीं। तो भूमिगत जल गहरा होने के कारण जल की कमी है। कई जिलों में भूमिगत जल अत्यधिक लवणीय, लवणीय मतलब खारा है। लवणीय मतलब क्या है? जल खारा है, तो वो पीने लायक है नहीं, वो पीने योग्य है नहीं। लवणीय है तो पीने योग्य है नहीं। अतः जल की कमी को देखते हुए राजस्थान में जल संरक्षण की क्या है? अति आवश्यकता है। तो राजस्थान में जल संरक्षण की अति आवश्यकता क्यों है? क्योंकि राजस्थान में आप क्या लिखोगे इसमें कि राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ आधे से ज्यादा भाग में मरुस्थल है, इसीलिए यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। वर्षा की मात्रा कम होती है तो लोगों के पास पीने के लिए पानी भी क्या है? कम है।
और कुछ स्थानों पर पीने के लिए पानी अगर है तो वो क्या है, लवणीय है, मतलब खारा है। अतः वर्षा जल को संरक्षण करने की राजस्थान में अति आवश्यकता है। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला देखना, अब आपकी राय में बांध हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, बताइए। आपकी राय में बांध हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो बांध हम क्यों बनाते हैं भाई? एक तो बांधों का आप सिंपल से अगर बात सोचोगे तो बांध क्यों बनाए जाते हैं कि हो सकता है बांध नदी में जो बाढ़ आती है उसको नियंत्रित करने के लिए बनाए जा रहे हो, या हो सकता है कि आसपास के क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाए जा रहे हो, जल विद्युत भी होता है, मछली पालन भी होता है, ठीक है ना। तो बांध हमारे किस प्रकार उपयोगी है? तो बताइए, सोचिए एक बार। तो पहला तो देखना, बांध जल संरक्षण का प्रमुख साधन है, क्योंकि अगर बांध बनाओगे तो एक तो जो पानी बहकर महासागरों में चला जाता है उसका भी हम उपयोग कर लेंगे, तो जल संरक्षण का प्रमुख साधन। दूसरा, बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है कि आप नदी में जो बाढ़ आती है उसको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं बांध, क्योंकि बांध एक नदी के बहाव को, तेज बहाव उसको रोक देता है या एक्स्ट्रा पानी को भी रोक लेता है। तो पहला तो क्या हो गया कि जल संरक्षण का प्रमुख साधन है बांध। दूसरा क्या हो गया, बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, बांधों के द्वारा सिंचाई जल की आपूर्ति की जा सकती है, तो बांध बनाए तो उसके माध्यम से सिंचाई होती है। इसमें तो आगे देखते हैं, बांधों के द्वारा जल विद्युत उत्पादन होता ही है और पेयजल भी आपूर्ति की जाती है। और उसके अलावा देखो, पर्यटन है, मछली पालन है, नौ संचालन है, आदि कार्य भी बांधों पे किए जा सकते हैं। तो ये प्रमुख कार्य बांधों के द्वारा हो सकते हैं, या इन ये हमारे इस कारण उपयोगी है। और क्या क्या कारण हो गए, जल संरक्षण हो गया, बाढ़ पे नियंत्रण हो गया, सिंचाई हो गई, पेयजल हो गया, जल विद्युत हो गया, मछली पालन हो गया और पर्यटन वगैरह हो गए। ये सब उपयोगी है, इन कारणों से बांध हमारे लिए। अब हम अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है उनके क्या तो लाभ हो सकते हैं और क्या हानियां हो सकती है। तो देखना, पहले हम लाभ देख लेते हैं। यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना के क्या देखते हैं, लाभ देख लेते हैं पहले। बहुउद्देशीय परियोजनाओं तो आपको समझ में आई गई कि ऐसी परियोजनाएं जिनके उद्देश्य एक से अधिक होते हैं, यानी एक उद्देश्य होते हैं। तो पहले हम यहाँ लाभ देख लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के, फिर हानियां भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ देखते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा जल संरक्षण किया जाता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटन, नौ संचालन आदि उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। ये तो हमारे क्या हो गए, लाभ हो गए। इसके अलावा हानि देखते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई बहुउद्देशीय परियोजना है तो मान लो जैसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, तो बड़ा बांध बनाएंगे तो वहां के लोगों को क्या होना पड़ेगा, विस्थापित। वहां की जो जैव विविधता वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये कुछ हानियां भी तो है। तो पहला तो देखे, जैव विविधता की क्या होगी, हानि होगी। और बांध के निर्माण के कारण भूकंप की संभावना भी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बांध काफी बड़ी मात्रा में बांध बनेगा तो वहां धरती पे दबाव बनेगा, दबाव से हो सकता है भूकंप आए, तो भूकंप की संभावना भी बन जाती है। परियोजना क्षेत्र में रहने वाले जो मानव लोग हैं उनका भी विस्थापन होगा। तो ये कुछ हानियां बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हैं और हमें कुछ लाभ है। तो लाभ तो क्या हो जाएंगे, सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, जल विद्युत की व्यवस्था, मछली पालन है या पर्यटन है, जो है वो लाभ हो जाएंगे। इसके अलावा देखें तो हानियां कि लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, भूकंप की संभावना हो सकती है, जैव विविधता का विनाश हो सकता है या उनको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी हानियां इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हो सकती है। अगला है हमारा क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना पर आपको कुछ बताना है, तो देखना। तो पहला तो आपको पता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह परियोजना सतलज और ब्यास नदी पे बनाई गई है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है और सतलज और ब्यास नदी के संगम पर इसका निर्माण किया गया है। इस परियोजना के जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई कार्य किया जाता है, क्योंकि दो उद्देश्य प्रमुख है इसका। एक तो इससे बिजली बनाना, जल विद्युत मतलब बिजली बनाना, और दूसरा सिंचाई, नहरों के माध्यम से सिंचाई। देखना, इस परियोजना में पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना में पेयजल आपूर्ति भी, तो सिंचाई और जल विद्युत तो है, साथ साथ में पीने के लिए पानी भी इस बांध से आपूर्ति की जाती है। और इसमें 3 राज्य शामिल है या 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो राज्य कौन हो गया, पंजाब, दूसरा कौन हो गया, हरियाणा, और तीसरा कौन सा हो गया, राजस्थान। ये काफी बार पूछा गया है।
कि भाखड़ा नांगल परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ध्यान रखना, हरियाणा शामिल है, पंजाब शामिल है, राजस्थान शामिल है। और कौन सी नदी पे है भाखड़ा नांगल परियोजना? सतलज और व्यास नदी पे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सिंपल सी बात है, 2-3 बार पहले भी हम चर्चा कर चुके। ये सरदार सरोवर परियोजना क्या है? नर्मदा नदी पे बनाई जा रही है और गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। तो ये तो आपको ध्यान रखना कि ये कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पर। और कौन सी योजना है कि बहुउद्देशीय परियोजना है? तो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इस परियोजना द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, सिंचाई भी की जाती है और पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। और यह परियोजना हमने देखी थी कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात तो है ही अपना, एक राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश की क्या है संयुक्त परियोजना है, एक गुजरात है। इसमें 4 राज्य शामिल है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो इतने क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में देखे हैं। आपको इन क्वेश्चनों को नोट करना है, कॉपी में लिखना है और बार बार उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। अगर आप ठीक से वीडियो सुनोगे, अगर आप दिमाग लगा के, ध्यान लगा के अगर वीडियो सुनोगे, तो भी आपको कम से कम 60-70% याद सुनते हुए भी हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो आप नोट कर लीजिएगा, बाद में एक बार जब रिवीजन करोगे तो आपको पूरा लगभग याद हो जाएगा। याद करने के बजाय अगर आप रट रहे हो, उसके बजाय आप अगर समझोगे सुनी हुई बात को, जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी से सारी बातें याद हो जाएगी। आप दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा और एक बार अगर आपके दिमाग बैठ गए तो वहां एग्जाम में आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी लिखने के लिए। हो सकता है कुछ बातें भूल जाए, लेकिन जैसे याद करोगे तो आपको जरूर याद आ जाएगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।